नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि अन्य किसी भी राज्य से हिंदी अध्यापक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को अवश्य देखें और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार किस कवि की रचना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, देवसेन की रचना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। और ऑप्शन 1 की बात की जाए, सरहापा की रचना है दोहा कोश। सरहापा की रचना दोहा कोश। और सबरापा की रचना है चर्यापद। और शालिभद्रसूर की रचना है भरतेश्वर। बाहुबली रास। और प्रश्न नंबर 2, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता हैं ऑप्शन 4, दोहा कोश के रचयिता ऑप्शन 4 सरहापा सही है। और यहाँ पर आशुक की बात की जाए, आशुक की रचना है चंदन वाला रास। आशुक की रचना है चंदन वाला रास। और शालिभद्रसूर की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और स्वयंभू की बात की जाए तो स्वयंभू की रचनाएं हैं पौंचर्यु, रिठ्ठणेम चर्यु इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास इससे पहले भी हम सभी देख चुके हैं। भरतेश्वर बाहुबली ऑप्शन 4 शालिभद्रसूर की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्रसूर की रचना है। और यहाँ पर जिनधर्मसूर की बात की जाए तो इनकी रचना है जिनधर्मसूर की रचना है स्थूलिभद्र रास। और सुमतिगण की बात की जाए, सुमतिगण की रचना है नेमिनाथ रास। और धनपाल की बात की जाए तो इनकी रचना है भविष्यत कहा। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्रसूर की रचना है। प्रश्न नंबर 4, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता जोइंदू हैं। इन दोनों रचनाओं के रचयिता जोइंदू हैं। और ऑप्शन 1 राम सिंह की बात की जाए तो इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। और रोड़ा की बात की जाए तो इनकी रचना है राउलवेल। और पुष्पदंत की बात की जाए तो पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जसहर चर्यु। इसके बाद जसहर चर्यु, फिर राय कुमार चर्यु। तो प्रश्न नंबर 4 परमात्म प्रकाश व योगसार के रचयिता हैं व कवि हैं जोइंदू। 5वां प्रश्न, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर सही है।
और इस प्रश्न में विकल्प 2 की बात की जाए तो इसके लक्ष्मीधर की रचना है, लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पैंगलम और सोमप्रभु सूर की रचना है, सोमप्रभु सूर की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। और देवसेन की इससे पहले आप सभी देख ही चुके हैं, देवसेन की रचना है श्रावकाचार, ये 933 ईस्वी की है, 933 ईस्वी की। प्रश्न नंबर 6वां है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाषा सर्वेक्षण, ऑप्शन 2 गियर्सन की रचना है। गियर्सन की बात की जाए तो इनका इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी की रचना है और इसमें 952 कवि पाए जाते हैं, 952 कवि पाए जाते हैं। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया है, जो कि 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया। सर्वप्रथम इसको देख लेते हैं। ये दोस्तों गारसा दत्तासी का ग्रंथ है, गारसा दत्तासी का ग्रंथ है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 3 फ्रेंच भाषा। अगला प्रश्न है 8वां, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं जॉर्ज गियर्सन। अगर इस ग्रंथ की बात की जाए तो इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ और इसमें 952 कवियों का वर्णन मिलता है। कितने? 952 कवियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। दोस्तों अगर इन विकल्पों में बात की जाए तो इन विकल्पों में सबसे पहले शिव सिंह सरोज का सही होगा। शिव सिंह सरोज, इसका प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर की रचना है। और अगर सच में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास की बात की जाए तो भाषा काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। ये है महेश दत्त शुक्ल का। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का 1873 ईस्वी की रचना है। और क्योंकि यहाँ पर विकल्प में महेश दत्त शुक्ल की रचना भाषा काव्य संग्रह का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए शिव सिंह सरोज विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 10, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। ऑप्शन 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही है। ऑप्शन 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। और चारण काल सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। प्रश्न नंबर 11, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। इनके अनुसार सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना इससे पहले देख ही चुके हैं, दोहा कोश है। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य हैं।
शालिभद्र सूर्य हैं, जो कि ये 1184 ईस्वी की रचना है। और शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड हिंदी के प्रथम कवि इन्होंने माना है, और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न है 11, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता ऑप्शन 3 दामोदर शर्मा सही है। ऑप्शन 3 उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है। और लक्ष्मीधर की बात की जाए तो इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम, इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम। और राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है। और जो इंदु की बात की जाए तो जो इंदु की रचना है योगसार व परमात्म प्रकाश, जो इंदु की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। तो प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं, जो कि इनकी रचना है शब्दानुशासन। हेमचंद की रचना शब्दानुशासन है। हेमचंद की रचना शब्दानुशासन है। और सोमप्रभ सूर की बात की जाए तो इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूर की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। और धनपाल की बात की जाए तो इनकी रचना है भविष्यत का। धनपाल की रचना है भविष्यत का। अतः अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र हैं, जो कि इनकी रचना है शब्दानुशासन। प्रश्न नंबर 14, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? सबसे पहले हम मिश्र बंधुओं की बात कर लें तो इनके अंतर्गत तीन व्यक्ति आते हैं, जो कि पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, और दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र, और इनके अलावा तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। इन 3 भाइयों का ग्रुप है, इन्हें ही मिश्र बंधु नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जो कि प्रथम तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए, और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए। और इसमें 4591 कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें 4591 कवियों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15वां, वीर गाथा काल को संधिकाल या चारण काल की संज्ञा किसने दी? सबसे पहले हम चारण काल की बात की जाए तो इस चारण काल नाम दिया है जॉर्ज गियर्सन ने। चारण काल नाम दिया है जॉर्ज गियर्सन ने। और यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार वीर गाथा काल को संधिकाल या चारण काल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। और वीर गाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 राम कुमार वर्मा सही है। अगला प्रश्न है 16, आशुक कवि की रचना है। आशुक कवि की रचना है चंदन बाला रास। आशुक कवि की रचना है चंदन बाला रास। आशुक कवि की रचना है नेमिनाथ रास सुमतिगण की रचना है। नेमिनाथ रास सुमतिगण की रचना है। और स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूर की रचना है। स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूर की रचना है। चौथा चर्यापद जो कि सरहापा के शिष्य सबरापा की रचना है। चर्यापद सबरापा की रचना है। प्रश्न नंबर 17, पौमचरिव के रचयिता कौन है? पौमचरिव के रचयिता कौन है? पौमचरिव के रचयिता हैं स्वयंभू। पौमचरिव के रचयिता स्वयंभू हैं। पौमचरिव के अलावा इनकी एक और रचना है ऋठवेमचरिव। और पुष्पदंत की बात की जाए तो इनकी रचना है महापुराण। इनकी रचनाएं हैं महापुराण जसहर चरिव और
जसहर चरिव के बाद णय कुमार चरिव पवन पुष्पदंत की रचना है। धनपाल की बात की जाए तो इनकी रचना है भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासो है। संदेश रासो अब्दुल रहमान की रचना है। प्रश्न नंबर 18 शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद है। शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद हैं। और पुष्पदंत की बात की जाए तो पुष्पदंत की रचना है महापुराण। महापुराण जसहर चरिव णय कुमार चरिव पुष्पदंत की रचना है। और स्वयंभू की रचना है स्वयंभू की रचनाएं हैं स्वयंभू की रचना है पवन चरिव ऋठणेम चरिव। स्वयंभू की रचना है ऋठणेम चरिव पवन चरिव स्वयंभू की रचना है। और डोम्भिपा की रचना अक्षरादि दीकोपदेश और योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। अक्षरादि दीकोपदेश और योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। अगला प्रश्न पाहुण दोहा किसकी रचना है। पाहुण दोहा किसकी रचना है। पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है। और लक्ष्मीधर की बात की जाए तो इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। और राउल वेल जो कि ये चंपू काव्य है राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। हेमचंद की व्याकरण रचना है शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है। पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है। और प्रश्न नंबर 20 प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। शबरापा की रचना चर्यापद शबरापा की रचना चर्यापद। और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। और जोइंदू की रचना है जोइंदू की रचना योगसार परमात्म प्रकाश जो कि गद्य हैं। योगसार और परमात्म प्रकाश जोइंदू की रचना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राकृत पैंगलम के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। प्रश्न नंबर 21 णय कुमार चरिव के रचनाकार हैं। णय कुमार चरिव के रचनाकार हैं णय कुमार चरिव के रचनाकार हैं पुष्पदंत। और इनकी और रचनाएं हैं जसहर चरिव णय कुमार चरिव और महापुराण पुष्पदंत की रचना है। और स्वयंभू की बात की जाए तो स्वयंभू की रचना है पवन चरिव ऋठणेम चरिव स्वयंभू की रचनाएं हैं। और सुमतिगण की रचना है नेमिनाथ राज। सुमतिगण की रचना है नेमिनाथ राज। सुमतिगण की रचना है रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल जो कि चंपू काव्य है। तो णय कुमार चरिव के रचनाकार हैं पुष्पदंत। प्रश्न है 22 जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं ये रचना है मधुकर भट्ट की रचना है। और जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर भट्ट। और भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश। और विद्यापति की रचना पदावली जो कि मैथिली भाषा में है। पदावली मैथिली भाषा में है। और इनकी और रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं हैं अवहट्ट भाषा में। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है। और प्रश्न नंबर 22 का उत्तर होगा मधुकर कवि। प्रश्न नंबर 23 उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूर हैं। जिनदत्त सूर की रचना है उपदेश रसायन। और जिनधर्म सूर इनकी रचना है स्थूलभद्र रास। जिनधर्म सूर की रचना है स्थूलभद्र रास। सोमप्रभ सूर की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूर की रचना कुमारपाल प्रतिबोध। और शालिभद्र सूर की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूर की रचना है। और प्रश्न नंबर 23 उपदेश रसायन के रचनाकार विकल्प 4 जिनदत्त सूर सही है।
प्रश्न नंबर 24, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन 3 सोमप्रभ सूर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं ऑप्शन 3 सोमप्रभ सूर। और हेमचंद की बात की जाए तो इनकी रचना है शब्दानुशासन। हेमचंद सूर की रचना है शब्दानुशासन। और धनपाल की रचना है भविष्यत का कहा। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। और लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पैंगलम। लक्ष्मीधर की रचना है। और इस प्रश्न कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोमप्रभ सूर। ऑप्शन 3 सोमप्रभ सूर सही है। प्रश्न नंबर 25, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल कहा। और आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। प्रश्न अगला 26, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल, सबसे पहले आदिकाल किसने कहा जान लेते हैं। आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आदिकाल को जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। और राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा था। और आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा था। आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 27, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा। और इससे पहले आप सभी जान ही चुके हैं, रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन काल कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और वीरकाल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 4 बीज वपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए प्रश्न नंबर 29, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है। सौरसेनी से दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ था। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है, जो कि बिहारी हिंदी भोजपुरी मगही मैथिली तीन उपभाषाएं निकली है। अर्धमागधी की बात की जाए तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बघेली, भोजपुरी, अवधी भाषा। बघेली, भोजपुरी, अवधी भाषा। सॉरी दोस्तों, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती हैं। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 30, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जो कि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है।
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली छत्तीसगढ़ी अवधी आती है। बघेली छत्तीसगढ़ी अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी जो कि खड़ी बोली और हरियाणवी इसको बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी बांगरू भी कहते हैं। और ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं और खड़ी बोली जो कि इसको कौरवी भी कहते हैं। और इसके बाद ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी भाषा ये 5 पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। और पहाड़ी की बात की जाए, पहाड़ी हिंदी की बात की जाए तो ये इससे गढ़वाली और कुमाऊनी निकली है। और दोस्तों मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी मैथिली मगही ये 3 भाषा निकली है। भोजपुरी मैथिली मगही ये 3 मागधी अपभ्रंश से निकली हैं, जो कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी मगही मैथिली ये 3 भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली छत्तीसगढ़ी अवधी ये 3 भाषाएं आती हैं। बघेली छत्तीसगढ़ी अवधी ये 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और मागधी अपभ्रंश की बात की जाए तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी मैथिली मगही ये 3 भाषा आती हैं। भोजपुरी मगही मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जो कि बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। और पैसाची के अंतर्गत लहंदा पंजाबी ये पैसाची के अंतर्गत आती हैं। लहंदा पंजाबी पैसाची के अंदर आती हैं। और ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधु आती है। तो चलिए, पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 32, कौरवी या खड़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? कौरवी या खड़ी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं, जो कि इस प्रकार खड़ी बोली या कौरवी एक हो गया। और इसके बाद हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। और इसके बाद ब्रजभाषा और कन्नौजी और बुंदेली ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और राजस्थानी जो कि ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ये दोनों निकली हैं। पश्चिमी हिंदी की उपबोली बता चुके हैं। अब राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती जो कि उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, और मालवी दक्षिणी राजस्थान में, और जयपुरी पूर्वी राजस्थान में, और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। चलिए, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आते हैं। पूर्वी हिंदी जो कि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है। इस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इससे पहले बता चुके हैं छत्तीसगढ़ी अवधी और बघेली ये 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी से निकली हैं। प्रश्न नंबर 33, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली ये 3 बोली आते हैं। अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत
बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली, और इसके बाद बांगरू या हरियाणवी, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। और इसके बाद कन्नौजी ब्रजभाषा और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगली, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सौर सेनी के उत्तरी रूप में हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश से, सौर सेनी का उत्तरीय अपभ्रंश से। और इससे पहले हम जान ही चुके हैं, आर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी 3 बोली आती है। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी, जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली ये 3 बोली आती हैं। ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधु बोली आती है। प्रश्न नंबर 35, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं ऑप्शन 3 5 सही है। ऑप्शन 3 सही है, 5। प्रश्न नंबर 36, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या ऑप्शन 4 18 सही है। ऑप्शन 4 18 सही है। प्रश्न नंबर 37, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जो कि हैं कौरवी या इसको खड़ी बोली कहते हैं। इसके बाद हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली ये 5 बोलियां आती हैं। प्रश्न है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सबसे पहले भोजपुरी जान लेते हैं, बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, जो कि भोजपुरी आजमगढ़ में, विकल्प 2 सही है, आजमगढ़ में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 39, मैथिली का बोली क्षेत्र है। मैथिली का बोली क्षेत्र है ऑप्शन 4 मुंगेर सही है। ऑप्शन 4 मुंगेर सही है। प्रश्न नंबर 40, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर का संबंध किस बोली से है? भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, दिनकर इन सभी का संबंध भोजपुरी, ऑप्शन 3 भोजपुरी से है। प्रश्न नंबर 41, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी को माना जाता है। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को माना जाता है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 42, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है 8। ऑप्शन 3 8 सही है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। प्रश्न नंबर 43, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर 2, अपभ्रंश में उत्क्षिप्त व्यंजन ड ये नहीं थे। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना देवसेन की रचना, जो कि 933 ईस्वी की है। देवसेन की रचना श्रावकाचार है। दोस्तों, अगर प्रथम हिंदी काव्य की बात की जाए तो प्रथम हिंदी काव्य सर्वमान है, सरहापा को माना जाता है। लेकिन प्रथम हिंदी रचना देवसेन की रचना श्रावकाचार
को माना जाता है। और कवि के रूप में प्रथम कवि हिंदी के सरहपा को माना जाता है, जो कि 84 सिद्धों में प्रथम है, सर्वप्रथम है सरहपा। तो प्रथम कवि के रूप में सरहपा को माना जाता है और हिंदी के प्रथम रचना के रूप में श्रावकाचार्य को माना जाता है। तो सरहपा की रचना है दोहा कोश, और चर्यापद सब्रपा की रचना है, चर्यापद सब्रपा की रचना है, और योगचर्या डोम्बिपा की रचना है, योगचर्या डोम्बिपा की रचना है। इनकी एक और रचना है अक्षराधिकोपदेश, डोम्बिपा की रचना योगचर्या और अक्षराधिकोपदेश भी है डोम्बिपा की रचना। तो प्रश्न नंबर 44 का उत्तर हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है, जो कि श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। प्रश्न नंबर 45, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने संधिकाल या चारण काल कहा है, जो कि चारण काल इनसे पहले चारण काल जॉर्ज गियर्सन नाम दिया था। तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधिकाल दोनों नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन 3 जॉर्ज गियर्सन सही है। ऑप्शन 3 जॉर्ज गियर्सन सही है। इन्होंने सबसे पहले कालों का काल विभाजन करके नामकरण किया था। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पहले हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। और रामचंद्र शुक्ल के बाद रामकुमार वर्मा की बात की जाए तो इनका है इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और गारसा दतासी की बात की जाए तो इनके ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखित गारसा दतासी का है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, गारसा दतासी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 47 की बात की जाए दोस्तों, इस प्रश्न का 46 प्रश्न का उत्तर जॉर्ज गियर्सन सही है। प्रश्न नंबर 47 की बात की जाए, संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता हैं। संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता हैं। संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। और धनपाल की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम भविष्यत का है। धनपाल की रचना का नाम भविष्यत का कहा है। और विद्यापति की रचना पदावली है, जो कि ये मैथिली भाषा में है। और इनकी और रचना है कीर्तिलता कीर्ति पताका, जो कि अवहट भाषा में है। और अमीर खुसरो की बात की जाए तो इनकी रचना खालिक बारी और मुकरिया दो सुखने इन्होंने लिखा है। तो संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? खुमाण रासों के रचनाकार दलपत विजय हैं। खुमाण रासों के रचनाकार दलपत विजय हैं। और नरपत नाल की रचना है बीसल देवरासो। नरपत नाल की रचना बीसल देवरासो। और सारंगधर की रचना है हमीर रासो। सारंगधर की रचना हमीर रासो। और जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो, जो कि आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय सही है। ऑप्शन 2 दलपत विजय सही है। प्रश्न नंबर 49
निम्न में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से भी प्रचलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आला खंड के नाम से प्रचलित है परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। और हमीर रासो इससे पहले भी देख चुके हैं। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, जो कि ये 69 सर्ग या समय में बटा है। इसमें सर्ग को समय कहा जाता है, जो कि 69 समय में पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज रासो रचना 69 समय में बटा है, जो कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। बीसल देव रासो की बात की जाए तो ये रचना है बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपत नाल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आलाखंड नाम से प्रचलित है परमाल रासो, जो कि ये जगनिक की रचना है। निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है? निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य बीसल देव, जो कि नरपत नाल की रचना है। बीसल देव रासो नरपत नाल की रचना है। हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। और खुमाड़ रासो दलपत विजय की रचना है। खुमाड़ रासो दलपत विजय की रचना है। और परमाल रासो, जो कि इसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, ये परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मूलतः गे रासो काव्य है बीसल देव, जो कि यह नरपत नाल की रचना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।